मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और वो है कि इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल फ़ोन बैंकिंग। आज मैं आपसे 2022 की वो रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोग्रेस एक साल के अंदर दिखाई है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सी रिपोर्ट्स हमें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो मैं हर अपने वीलॉग में कवर करता हूँ, एक कंपैरेटिव व्यू फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो मैं देखता हूँ और वहां पर फिर मैं पाकिस्तान से उसको कंपेयर करता हूँ। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली चीज जो है वो मोबाइल बैंकिंग यूजर्स है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान मोबाइल यूजर उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए। ये मैं आखिर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी जो है आपसे शेयर करने के लिए मैं ये बात करूं कि 2022 में जो वॉल्यूम है मोबाइल का, यानी नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो 12.3 मिलियन है तमाम बैंकों के। यानी पाकिस्तान में बैंकिंग में जिसमें कि हम कहते हैं कि 66-67 मिलियन के करीब हमारे अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर 12.3 मिलियन जो हैं वो हमारे मोबाइल बैंक यूजर हैं इस वक्त, जो कि तकरीबन 13.5% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। यानी अगर हम 2021 से देखें और 2022 पे देखें तो वो कोई 13.5% इंक्रीज है नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनर फॉर मोबाइल बैंकिंग। अब अगर हम ये देखें कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट है। यानी 100% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 2021 के मुकाबले में 2022 में। और ये इस बात का की निशानदेही करता है कि जो लोग पाकिस्तान में मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग मोबाइल बैंकिंग का अकाउंट तो रखते हैं, यानी ऐप यूज तो करते हैं, लेकिन वो अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते तो फिर ये इसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर 100% इंक्रीज हुआ है तो ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और मेरा अपना ख्याल है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रास्ट का भी हो, मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। ये जो रिटेल पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान में करण दास उसको हैंडल करता है, वो और उनकी एक कंसल्टेंसी कंपनी जो कि मैकेंजी है, वो इसमें इन्वॉल्व रही है। तो मैं शुरू में इसमें एज ए लीड कंसल्टेंट था इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, और बहुत इब्तदाई दिनों के अंदर मैंने इस पे काम किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आगे चलकर मेरा ख्याल है मोबाइल बैंकिंग में पाकिस्तान में इससे बहुत से फवायद हासिल कर किए जा सकेंगे। दूसरा है वैल्यू वाइज। अगर आप वैल्यू वाइज लें तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, यानी 141% का इंक्रीज हुआ है वैल्यू में। ये भी एक खास तरीके से अगर आप देखें तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है। मसलन ये कि लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन का साइज बड़ा किया है, कि अगर वो पहले ट्रांजैक्शन छोटे लेवल पे करते थे तो अब वो ट्रांजैक्शन एक बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में मोबाइल बैंकिंग जो है वो इस वक्त खास तौर पे पिछले साल बहुत ही अच्छी रही है। अब अगर हम इंटरनेट बैंकिंग को देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ यूजर हैं वो 8.4 मिलियन है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 59.8% का इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि 2021 में तकरीबन ये सिर्फ 6 मिलियन होंगे और अब ये कोई 8.4 मिलियन है। तो इंक्रीज के लिहाज से तो ठीक है, कोई 60% का एक इंक्रीज नजर में आता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां पर के अभी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं मौजूद है। खास तौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं या छोटे छोटे इलाके जो हैं वहां पर अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और नंबर टू ये कि
पाकिस्तान में जो कंप्यूटर्स, वो जो भी ये काम करेगा उसके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि अभी इतना इन्वायरमेंट नहीं डेवलप हुआ है कि वो लोग जो हैं अपना पर्सनल लैपटॉप या मोबाइल लेके इंटरनेट करते हों। लेकिन जब मैं देखता हूं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली है। मतलब ये कि अगर 59% इंक्रीज हुआ है यूजर में, तो 51% इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, तो इसका मतलब है वॉल्यूम में एज सच कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। अ, अ, वो उतना ही हुआ है जितने के नंबर ऑफ यूजर बढ़े, और उतने ही वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा हुई है, यानी 81.1% वैल्यू इंक्रीज हुई है एज पर 2021। तो ये थोड़ा सा अगेन इज अ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज इन अ सेंस के लोगों ने अब जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा ट्रांजैक्शन की है उसकी। और उसकी कई और वजूहात भी हो सकती हैं जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे। मसला उनमें से एक ये कि यकीनी बात है अब लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं या और दूसरे बिल हैं वो बढ़ गए हैं। और इसी तरीके से जो वो पेमेंट किसी चीज के लिए करते थे शायद उसकी भी वैल्यू में इंक्रीज आ गया है। तो अगर वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो यकीनी बात है कि वो ऐसा नहीं है कि वो कोई खास वजह उसकी हो। उसकी वजह यही है कि अगर कोई आदमी जो है वो 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल देता था तो अब वो 2,500 का देता है। कोई अगर 20,000 का देता था तो वो अब 30,000 का दे रहा है। तो वो वैल्यू जो है वो इस तरह से इंक्रीज हो सकती है, जो मुझे इसमें रीजन नजर आता है। अब अगर ग्राफ आप देखें मोबाइल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन का, तो आपको अंदाजा होगा कि 2018 से लेके 2020 तक 22 तक एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 2022 में सबसे ज्यादा इंक्रीज है, तो और इसी तरह 2021 में भी इंक्रीज है। तो ये सारा सिलसिला कोविड के दौर से शुरू हुआ था कि जब जो बैंकों ने हैं अपनी एप्स के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की थी। जब कस्टमर्स की डिमांड ये बढ़ने लगी थी कि ऐप जो है वो अच्छी होनी चाहिए और ऐप के अंदर वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो वो जो 2019 से जर्नी स्टार्ट हुई थी एक डिमांड की, वो 2020 और 21 में मिच्योर हुई है। और उसका रिजल्ट जो है वो काफी हद तक 2023 में आया है। और मैं समझता हूं कि ये अब कंटिन्यू रहेगा और 2023 में भी आप देखेंगे कि मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब आप आ जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर, तो वहां पर भी यही आपको नजर आएगा कि जी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी जिन लोगों के पास भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है, जिन लोग जो लोग ऑलरेडी 8.4% जो हैं वो 8.4 मिलियन जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग। मैं तो नहीं यूज करता, मैं ऐप यूज करता हूं। मैं मलेशिया में हूं, उसके बावजूद मैं जिस बैंक के साथ काम करता हूं उसकी ऐप बहुत अच्छी चलती है। दोनों बैंकों के साथ, जो मैं दो बैंकों के साथ काम कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐप्स के अंदर। मैं नाम ले देता हूं क्योंकि अच्छी बात है कि अगर कोई बैंक की ऐप अच्छी है तो एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और दूसरा फैसल बैंक है। मुझे कभी भी इन दोनों बैंकों की ऐप में पिछले 3 साल में 4 साल में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ऑल दो मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा होता हूँ वो मलेशिया से कर रहा होता हूँ। तो ये बहुत खुश आइंद बात है कि जो इम्प्रूवमेंट क्वालिटी वर्क के अंदर हुआ है, जो इम्प्रूवमेंट उसकी डिलीवरी के अंदर और कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर हुआ है, वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। ऑल दो मैं मुख्तलिफ जब क्वेश्चंस देखता हूँ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के ऊपर, बहुत सी दूसरी बैंकों के भी, तो उसमें एक आध क्वेश्चंस क्रिटिकल होते हैं और वो किसी वक्त हम और बात करेंगे। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड हैं, ना कि सिर्फ ये कि इस ऐप से रिलेटेड है। तो जो रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें कहीं उन्होंने जो ईयर वाइज मुझे दिखाया है उसके अंदर तो वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है। यानी जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और जो आपके पास सामने ग्राफ भी नजर आ रहा होगा वैल्यू का और वॉल्यूम का, और आप देखें कि उसमें इंक्रीज है। जो वॉल्यूम है वो ये है कि 1% डिक्रीज हुआ है।
तो 1% डिक्रीज जो है वो कोई ऐसी रीजन नहीं है कि जी ब्रांचेस पे के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया है चूंकि मोबाइल बैंकिंग या उसमें, तो मोबाइल बैंकिंग का जो साइज है वो बहुत छोटा है। मैं आगे आपको परसेंटेज के अंदर दिखाऊंगा कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का ओवरऑल जो आपकी बैंक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है उसका साइज क्या है। वो तकरीबन 15 से 20% के करीब है। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता कि वो कोई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले ओवरऑल ब्रांच के अंदर जो आपकी पेपर बेस्ड बैंकिंग हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 25.6%, सॉरी वैल्यू इंक्रीज हुई है 25.6%। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों ने इंक्रीज किया है वैल्यू को। देखें, वैल्यू भी आपकी ब्रांच के जॉब को इंक्रीज करता है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो हो रही है वो कैश विड्रॉल है ऑन द काउंटर और कैश डिपॉजिट है ऑन द काउंटर। सो अगर आपके 60-70% तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट से रिलेटेड है, तो इसकी दो वजूहात बड़ी समझ में आती हैं। और मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में ये बात की है कि आपके एटीएम का साइज बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में स्टिल तकरीबन अगले 3 सालों में 5 से 6 हजार एटीएम्स की जरूरत है एज कंपेयर टू अदर सराउंड कंट्रीज। जो बाकी कंट्रीज हैं उनके से आप अगर मुकाबला करें तो पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 10.4 एटीएम्स पर 1 लाख पीपल है पाकिस्तान में, जबकि बाकी सारी कंट्रीज इससे ज्यादा है, इवन दो कि बांग्लादेश भी इससे ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि एटीएम की में इंक्रीज आना चाहिए जिससे आपका कैश डिपॉजिट ऑन अ काउंटर और कैश विड्रॉल ऑन अ काउंटर ये थोड़ा कम हो। वैल्यू का इंक्रीज जो है वो शायद और भी वजूहत उसकी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो ब्रांच का वर्क फिर भी बढ़ता है, क्योंकि काउंटिंग करनी पड़ती है। जब आप कैश ले रहे हैं या कैश दे रहे हैं तो दोनों सूरतों के अंदर आपको काउंटिंग करनी पड़ती है नोटों की। तो वॉल्यूम, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू भी आपका जो ओवरऑल वर्क है उसका इंक्रीज आता है। फिर आपके तकरीबन कोई 19% के करीब फंड ट्रांसफर है। ये फंड ट्रांसफर मेरा अपना ख्याल है कि कम होने चाहिए और इसे माइग्रेट होना चाहिए थोड़ा सा मोबाइल बैंकिंग, और ये होगा मेरा ख्याल है अगले 3 सालों में इसके ऊपर अगर फोकस किया जाए कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के ऊपर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा। सिर्फ लार्ज जो अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं फंड ट्रांसफर की वो उस ब्रांच में रहेंगी, वो नहीं जाएंगी। वो जैसे कॉर्पोरेट की हैं, एसएमई की हैं, या रिटेल में भी जो लोग सैलरीज देने के लिए कैश निकलवाते हैं या फंड ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे के अंदर, तो वो थोड़ा रहेगा। फिर एक है बिल पेमेंट। मेरा अपना ख्याल है कि बिल पेमेंट भी किसी हद तक रहेगा पाकिस्तान में। मैं नहीं समझता कि ये चेंज होना है। उसकी वजह यह है कि ब्रांचेस भी पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी नीड है उससे कम है। ब्रांचेस क्यों नहीं बनती पाकिस्तान में? बैंक इसलिए नहीं बनाते कि वो अपनी कॉस्ट को देख रहे हैं। वो ये देखते हैं कि कॉस्ट, अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐड करते हैं और हमें प्रॉफिट उतना नहीं आता है तो हमारी कॉस्ट इनकम रेशियो हाई हो जाएगी। तो इसकी वजह से ब्रांचेस अभी भी, तो मैंने पिछले व्लॉग में ये बात की थी कि 6000 ब्रांचेस की जरूरत है पाकिस्तान में। ये गलत बात है कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, मैं खुद चीफ डिजिटल ऑफिसर रहा हूं, मेरा सारा फोकस और सारा एक्सपीरियंस डिजिटल के ऊपर काफी रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैंने 2 मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल मोबाइल बैंकिंग पे काम किया है। मुझे पता है कि ये कहना कि जी चूंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रही है मोबाइल बैंकिंग के अंदर और ब्रांच एटीएम्स के ऊपर, इसलिए हम ब्रांचेस नहीं खोलेंगे। ये ब्रांचेस आपको खोलनी हैं और अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जिस ग्राफ से आपने ब्रांचेस क्लोज करने के लिए जाना है। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से बैंकों ने बहुत अर्ली लीड ले ली है कि कुछ ना कुछ वो हर साल अपनी ब्रांच बंद करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। ये ठीक नहीं है।
और इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बड़े गौर से देखना चाहिए कि अभी पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहां से वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो। ये कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे पाकिस्तान को वहां तक पहुंचने में जहां पर ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा थोड़ा बहुत। लेकिन उस 5 साल के अंदर आपके 50 मिलियन एडल्ट्स ऐड हो जाएंगे आपकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर। और उसमें से अगर आप कहें कि 30 और 40% अकाउंट खोलेंगे तो तकरीबन आपके जो हैं वो 20 से 25 मिलियन अकाउंट और ऐड होंगे। अगर 67 आ जाए तो 5 साल बाद ये तकरीबन कोई 80 से 90 मिलियन अकाउंट होंगे। तो इसके लिए हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट इनकम रेशो क्या है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमने जाना चाहिए, और मेरा अपना ख्याल है जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है ट्रांजैक्शन की तो डिपॉजिट भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट पे होती है। फिर और एक और वजह जो यूटिलिटी बिल की ब्रांचेस के अंदर है वो ये है कि जो अनबैंक लोग हैं, यानी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट नहीं खोला हुआ, उनकी जरूरत नहीं है, बस वो एक पाई भी सेव नहीं करते कि वो बैंक में रखें, वो कोई सैलरी नहीं ऐसी लेते कि जो उनके अकाउंट में आए, लेकिन उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है जो कि बहुत छोटा सा होता है, 400-500 रुपए का या 1000 रुपए का, वो जाकर कैश जो है ब्रांच के ऊपर सबमिट कर देते हैं और वहां पर दे देते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कहना कि ये 15% को बहुत ज्यादा श्रिंक हो सकता है, शायद 2-4%, 5% तक तो श्रिंक हो जाए, लेकिन अगले 1-2 सालों में मुझे ये बहुत ज्यादा श्रिंक होते हुए नजर नहीं आता। फिर अदर्स जो है वो कोई 4.1% है। ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट जो हैं वो बैंक के अंदर जो बनते हैं वो आप ऐप पर ला सकते हैं। और मुझे याद है कि हमने फैसल बैंक में ये किया था कि जी आप जो हैं वो 1 मिलियन तक का चेक पे ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं ऐप से या कॉल सेंटर से, और फिर ब्रांच में आप आके उसे ले लें। तो ये आप 4.1% को मेरा ख्याल है तकरीबन ये 2% यानी 50% इसका कम हो सकता है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक के ऊपर के वापस कि जी एक्चुअल जो हमारी सिचुएशन है वो मोबाइल बैंकिंग की वो क्या है। कि अगर हम टोटल एडल्ट्स की पॉपुलेशन लें पाकिस्तान की, वो तकरीबन कोई 180 मिलियन है। 180 मिलियन का 12.3% बनता है, जो यूजर हैं वो बनता है 6.8%, यानी परसेंटेज पर पर्सन 6.8 बनता है। तो मोबाइल फोन यूजर्स हमारे 12.3 मिलियन है, पॉपुलेशन 180 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका 6.8% जो है हमारे पास इस वक्त मोबाइल बैंकिंग हो रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी बैंक्ड कस्टमर से अगर हम कैलकुलेट करें जो 66-67 मिलियन है, जो कि मुझे उस पर भी डाउट है कि वो उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट शामिल हैं जो डुप्लीकेट हुए हैं, मसलन एक ही अकाउंट दो बैंकों में काउंट हुआ है, लेकिन चले हम उसको 66 और 67 मिलियन को ले भी लें तो इस वक्त तकरीबन सिर्फ 18% आपकी मोबाइल बैंकिंग है टोटल आपकी ओवरऑल बैंकिंग का। जो पेमेंट साइड है वो मोबाइल ने जो ली हुई है वो कोई 18% है, जो मैं समझता हूं कि बहुत कम है एज कंपेयर टू उन कंट्रीज के जो हमसे हमारे कंपेरेबल है। मैं उसको बाद में आपको दिखाऊंगा। फिर हम आ जाते हैं इंटरनेट बैंक यूजर जो हैं वो 8.4 मिलियन है। अब अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन जो कि 180 मिलियन है उसका निकालेंगे परसेंटेज तो सिर्फ 4.6%। मसलन हमारे पाकिस्तान की एडल्ट पॉपुलेशन का सिर्फ 4.6% लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। शायद वो ज्यादा इससे यूज करते हैं एज इंटरनेट माइट भी हो सकता है कि ये कोई 7 से 10% के करीब हो ओवरऑल जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूज कर रही हो पाकिस्तान में। मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर ये बहुत कम है विच इज 4.6%। तो वो जो हमने अभी देखा था कि जी 13% है, तो वो एक स्मॉल स्केल के ऊपर 13% था, या
100% ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। तो वो स्केल बहुत छोटा है, आपका साइज बहुत बड़ा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी हम आगे अच्छा जाते हैं तो बहुत बड़ा नंबर नजर आता है। और इसी तरह से जो बैंक्ड यूजर हैं, यानी अगर आपके 67 मिलियन बैंक्ड यूजर हैं, तो उसका जो 8.4 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं, वो सिर्फ 12.5% बनता है। अब इसमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग भी यूज करते हैं और मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको प्लस कर लें इंटरनेट बैंकिंग से और फिर देखें कि हमारी जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है उस उन दोनों से क्या हो रहा है, क्योंकि वो हम ट्रांजैक्शन को तो देख सकते हैं लेकिन हम नंबर ऑफ यूजर्स को नहीं देख सकते। अब हम आपको लेके चलते हैं वहां जहां के आपको ये नजर आएगा कि पूरी दुनिया के साथ जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप कहां पर खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। और जब ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक ने भी प्रेजेंट किया होगा और मैंने भी अभी कहा कि इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, तो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको दुनिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम उन अच्छों में शामिल नहीं हैं, या तो हम बिलो एवरेज हैं या हम बॉटम में हैं। तो अगर ये आप देख लें कि 2021 में, क्योंकि ये डेटा वर्ल्ड बैंक का 2021 का है, कि इंटरनेट एक्सेस टू पॉपुलेशन मींस जो टोटल पॉपुलेशन है उसका इंटरनेट एक्सेस कितना अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो 25% है वो, जो कि मुझे काफी बेहतर लगा इनफैक्ट क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, 25% कनेक्टिविटी है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज से बहुत कम है। अब अगर आप सिर्फ बांग्लादेश को ही ले लें तो वो भी 25% है, ठीक है। फिर आप इंडिया को ले लें तो 43% ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो कोई 2027 मिलियन या 227 मिलियन या 231 मिलियन है, वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं तो जो इंटरनेट कनेक्शन हमारे होंगे, अगर उससे हम लेकर जाएं तो वो तकरीबन उनके 20 गुना ज्यादा कनेक्शन है, अगर हम 20% और 43% ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन साइज को देखने चले जाएं। तो इंडोनेशिया जो है वो 62% है। मैं इंडोनेशिया को इसलिए लेता हूं कि इंडोनेशिया ऑलवेज एक डिफिकल्ट कंट्रीज है, क्योंकि वो तकरीबन कोई 40-100 के करीब जजीरे हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि वहां पर पिछले कोई 5-7 सालों में इंडोनेशिया उभर कर सामने आ गया। हमारी पॉपुलेशन से थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा है इंडोनेशिया की। वहां पर 62% लोग जो हैं पॉपुलेशन का इंटरनेट यूज करते हैं। इसी तरह आप इराक को ले लें, इराक वार के बाद वहां पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कोई 44% लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज करते हैं। इसी तरीके से आप श्रीलंका ले लीजिए तो 35% जो है लोग इंटरनेट यूज करते हैं। मैंने यहाँ 2 कंट्रीज ऐड की हैं ताकि आपको, मैं चूंकि खुद मैं मलेशिया के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर इंटरनेट ना हो और शायद ही कोई ऐसा ऑफिस होगा जिसके अंदर इंटरनेट ना हो। तो 97% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि यहाँ कोई 33 मिलियन की पॉपुलेशन है, उनके पास इंटरनेट मौजूद है। इसी तरह आप सिंगापुर को ले लीजिए, छोटी सी कंट्री है, छोटी आबादी है, तकरीबन को 7-8 मिलियन की है। वहां पर 95% लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बाज वक्त ये समझते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। तो हमारी डिफिकल्टी बैंकिंग के अंदर भी ये है कि हम अगर इंटरनेट बैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़े। मसलन बैंक तो चाहते हैं कि वो इंटरनेट बैंकिंग करें, वो मोबाइल बैंकिंग करें, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इतना अवेलेबल है कि वो इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरत है कि आगे चलकर हमें इंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट करना होगा।
अब आ जाए मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन पर 100 पीपल, यानी 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल सब्सक्रिप्शन मौजूद है। तो अब अगर बांग्लादेश को आप देखें तो 107 है। ये 100 लोगों में से 107 कैसे हो गए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास दो दो मोबाइल होते हैं, मसलन वो एक मोबाइल के अलावा भी एक मोबाइल होता है। तो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं या और दूसरे लोग हैं वो अपनी पर्सनल मोबाइल भी एक यूज करते हैं और एक जो ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है वो भी यूज करते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही करता। आप इंडिया को देखें तो 82 लोगों के पास 100 लोगों में से इंटरनेट मोबाइल उनकी सब्सक्रिप्शन है। अब आप ये सोचें कि ये तकरीबन यूं समझ लें कि 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, उनके पास वो मोबाइल मौजूद है। इंडोनेशिया में इससे भी ज्यादा है, 134 मोबाइल्स हैं 100 लोगों में। तो यकीनी बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो दो मोबाइल यूज करते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन लिया, वो सब्सक्रिप्शन जो है वो एक तरह से डोरमेंट हुआ हुआ है और उन्होंने एक दूसरे नंबर के साथ जो है और अपना सब्सक्रिप्शन लेके चला रहे हैं। लेकिन चूंकि डाटा बेस बनता है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आती हैं। इराक जो है वो 86% है। ईरान जो है 155% है। पिछले दिनों जो मैंने ब्रांच और एटीएम के बारे में एक वीलॉग किया और उससे पहले टोटल कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या है, यानी कितने लोग बैंक्ड हैं और कितने लोग अनबैंक्ड हैं, इन सारे स्टैटिस्टिक्स में इस रीजन के अंदर ईरान ने हमेशा सारे नंबर उनके बहुत बेहतरीन आए, और बेहतरीन भी नहीं समझ लें टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। तो 155 लोगों के पास 100 पीपल के साथ उनके पास सब्सक्रिप्शन है। पाकिस्तान 82 है। आप देखेंगे जो सबसे कम नंबर हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर वो या तो बांग्लादेश के हैं या वो पाकिस्तान के। तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये पाकिस्तान जो है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इज ऑन बॉटम ऑफ एवरी कंपैरिजन व्हाट वी डू। मलेशिया को मैंने खास तौर पे शामिल किया है क्योंकि मैं खुद मलेशिया में हूं तो मुझे थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी है। 144 लोगों के पास मोबाइल है पर 100 यूजर, एंड आई नो दैट यहाँ पर मलेशिया में बहुत कॉमन है। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, आपके हांगकांग हो गया, बड़ा कॉमन है कि लोग दो मोबाइल रखते हैं, बहुत से लोग तो 3 मोबाइल रखते हैं। तो है 144 मोबाइल हैं 100 लोगों पर। अब आपको मैंने एक अफ्रीका की भी कंट्री रख लिया, कीनिया। कीनिया के अंदर 123 मोबाइल हैं पर 100 पीपल। तो हम क्या समझते हैं, आप एक बिल्कुल परसेप्शन डेवलप हो गया पाकिस्तान के अंदर कि हम कहते हैं यार हम बहुत ऊपर हैं, हम बहुत सौ से ऊपर हैं। वो बहुत से कौन से हैं ये मुझे पता चले तो लोग मुझे कहते नहीं देखो यार अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनसे तो हम कम से कम बेहतर है। ऐसा नहीं है, हम अफ्रीकन कंट्री से भी बेहतर नहीं है। ये 2-4 मलावी या सिरियालून या इस तरह की कंट्रीज शायद होंगी जो शायद हमसे नीचे हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द अफ्रीका हमसे ऊपर है। और ये बात मैं बताना चाहता हूं और बार बार बताना चाह रहा हूं कि हमें जब कंपैरिजन करना चाहिए तो सिर्फ ये कंपैरिजन हमने नहीं करना है कि इस वक्त पाकिस्तान में नंबर्स क्या हैं। हमें यह भी कंपैरिजन करना चाहिए कि हम दूसरों के मुकाबले में कहाँ खड़े, ताकि हम में एक एनर्जी आए, ताकि हम कुछ ऐसे इकदाम ले सकें जिससे हम इस पे ऊपर आए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो जर्नी तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले शुरू हुई थी रास्ट की, उसका नाम अब रास्ट है, उस प्रोग्राम का, विच इज रिटेल बैंकिंग पेमेंट गेटवे, जो कि स्टेट बैंक ने लगाया है। और ये मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट है। बेसिकली एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को पेमेंट कर सकता है और ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मौजूद है। यानी मैंने देखा है वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, आप मोबाइल से मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं। मैं शंघाई जाता हूँ, मैं बीजिंग जाता हूँ, दोनों जगह पर किसी किस्म का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चलता, किसी किस्म का कोई डेबिट कार्ड नहीं चलता। वहां पर वी चैट से आपको पेमेंट करनी पड़ती है।
वहां पर कैश नहीं चलता। कैश आप देंगे तो वो आपकी शक्ल देखेगा कि आप कैश, तो वहां का फकीर जो है उसने भी क्यूआर कोड लगाया हुआ है कि आपने अगर पैसे देने हैं तो आप अपना क्यूआर कोड से उसको पेमेंट कर दें। पाकिस्तान में अभी वॉलेट बैंकिंग जो है, या आप कह लें कि जो वॉलेट जिनके पास हैं पाकिस्तान में, वो अभी नंबर ऑफ यूजर और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में वे बिहाइंड है। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की कि हमें इसमें आगे आना है, हमें क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस करना है ताकि आपके मर्चेंट के पास एक फैसिलिटी मौजूद हो। मैं आज एक जगह गया था कॉफ़ी लेने के लिए। इट वाज अ नॉर्मल शॉप, बेसिकली इट्स नॉट ए स्टारबक्स और सम ब्रांडेड शॉप, और उसको देख के मैं हैरान हो गया। तकरीबन कोई 3 से 4 जो वॉलेट थे वो उन्होंने वहाँ स्क्रीन दिए हुए थे और वीज़ा और मास्टर कार्ड दिया हुआ था कि आप अपने मोबाइल से चाहे वीज़ा से पेमेंट कर दें, मास्टर से पेमेंट कर दें या इन चारों से पेमेंट कर दें। मैं इस स्क्रीन में उसको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आप देखें कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बट अगर आप मलेशिया में किसी भी जगह चले जाएं, कोई सी भी शॉप पर चले जाएं, तो आपको एक स्टिकर नजर आएगा, एक कार्ड नजर आएगा, जैसे कि ये कार्ड है, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये वॉलेट जो है हम एक्सेप्ट करते हैं और ये हम कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान में अभी हम बहुत इसमें पीछे हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बहुत आगे आना होगा। अगला साल, ये जो साल है मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि 2023 में शायद रिटेल बैंकिंग पेमेंट गेटवे की वजह से शायद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और बढ़े मोबाइल बैंकिंग के ऊपर। उम्मीद तो यही मैं करता हूँ। मैं एक पूरा प्रोग्राम अलग से वीलॉग करूंगा जिसके अंदर मैं पाकिस्तान के जो इंटरनेट कार्ड हैं और जो डेबिट कार्ड हैं, तकरीबन 1.7 मिलियन आपके इंटरनेट कार्ड हैं, ये सॉरी वीज़ा कार्ड हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड हैं, और दूसरा जो है वो तकरीबन आपके पास 49 मिलियन के करीब करीब और दूसरे कार्ड्स हैं, जिसमें से 71% जो है सिर्फ डेबिट कार्ड है, यानी जिसे आप एटीएम कार्ड कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से आपके साथ बात करूंगा कि चूंकि डेबिट कार्ड तो बहुत अच्छी बात है कि लोग एटीएम यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड होते ही है। क्रेडिट कार्ड पे मुझे थोड़ा सा इशू है, बट एक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा नंबर्स कि पाकिस्तान कहाँ है और बाकी दुनिया किस जगह है जब हम कार्ड को यूजेज या स्पेशली नंबर ऑफ पॉज भी मैं देख रहा था कि पिछले साल काफी इंक्रीज हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो जो एक दुकानदार है उसके पास कोई सिस्टम मौजूद है कि आप जाकर वहां पर अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकें उसके मर्चेंट के पास। तो जो मर्चेंट हैं उनके साथ आपने एक उनको पॉज देना होगा, और अगर आप पॉज की कॉस्ट भी ज्यादा लगती है पाकिस्तान में तो फिर क्यूआर यूज कीजिए। ये मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में एक यूनिफाइड क्यूआर होना चाहिए। स्टेट बैंक उस वक्त उस पर काम भी कर रहा था, मुझे नहीं पता कि अब कहाँ तक पहुंचा है प्रोजेक्ट, लेकिन हर मर्चेंट के पास ये सिचुएशन होनी चाहिए। हम इकोनॉमी के डॉक्यूमेंट कैसे करें अगर टूल्स ही अवेलेबल नहीं है? टूल्स का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए बैंकों और स्टेट बैंक को एक किरदार अदा करना होगा। मैं यहाँ पर अपना वीलॉग खत्म करता हूँ। मेरे इसमें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस रिपोर्ट को जो मैंने स्टेट बैंक की है और जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की से मैंने नंबर लिए हैं वो मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके लिंक्स। इसी तरीके से मैं अपनी पिछली जो वीडियो मैंने की थी एटीएम और ब्रांचेस के ऊपर उसका भी लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप देखिए। और मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि आप बैंक के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, किस एरिया में सुनना चाहते हैं। क्या आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर सुनना चाहते हैं, क्या कस्टमर एक्सपीरियंस पे सुनना चाहते हैं, या आप किसी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर या प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में होनी चाहिए उसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बताइए ताकि मैं उनके ऊपर आपके लिए वीलॉग कर सकूं। और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि आइंदा आपको जो है वो मेरी वीडियो के जो मैसेज है वो आ सके। थैंक यू वेरी मच जी।